दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं आपके 10 नंबर की सूचना प्रौद्योगिकी आईटीआई की परीक्षा में। और मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकाशित कक्षा 9 की बुक है, सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा। यानी ये वाली बुक इतनी महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताऊं कि इसमें लास्ट में एमसीक्यूज भी दे रखे हैं। हम उनको भी पढ़ेंगे और जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करेंगे। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि 10 नंबर हैं। 10 नंबर आपको पता है ना, एक नंबर ज़िंदगी बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। ये 10 नंबर आपको ये बुक दिलाएगी। और किस तरह से पढ़ना है हम आपके साथ रहेंगे। इसकी मैं पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, क्योंकि अभी ये बुक रेयर है, हर किसी स्कूल में ये अवेलेबल नहीं है। पिछले सेशन तक, उससे पहले तक ये थी। और इसी में से अभी मुझे पता है, अभी 9th क्लास का जो अभी एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भी इसी बुक से पेपर बना था, पेपर आया था। तो बहुत संभावना है कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको नहीं पूछेंगे। लेकिन कौन सी बात पूछ लें, इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, इसके मैं 2 या 3 बैक टू बैक वीडियोज़ आपको देने जा रहा हूं। और ये पूरी कंप्लीट बुक 221 पेज की है। और यकीन है मुझे कि आप मेरे तीनों वीडियोज़ देखने के बाद केवल 3 घंटे इस बुक को देना, 3 घंटे में आपके 10 नंबर पक्के। हालांकि परीक्षा से पहले एक बार और रिवाइज करना है आपको, बाकी कुछ मुश्किल रहेगा नहीं, क्योंकि मैं पूरी बुक की पीडीएफ आपको मेरे चैनल पे देने वाला हूँ। आपको चाहिए तो मेरे को आप कमेंट करके बोलोगे कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो ही मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। खास बात, इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं लास्ट में लूँगा। और उसके अलावा इसकी मैंने खुद मेहनत करके इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो भी मैं आपको दूंगा। बस बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बुक है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा। सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, आईटी का कॉन्सेप्ट क्या है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का लोगो आप देख ही रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अपने सिलेबस में 10 नंबर की जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको 4 भागों में बांटा है। पहला टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी के। सूचना प्रौद्योगिकी, काफ़ी लेट हो गया ना, इसलिए मैं जुबान लड़खड़ा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, यानी इसमें इंट्रोडक्शन आएगा, फंडामेंटल चीज़ें आएंगी। 2 नंबर पे है सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, टूल्स। तीसरा बिंदु है सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। और चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव या सोशल इम्पैक्ट। तो ये चारों ही टॉपिक एकदम बाकायदा हेडिंग के साथ दे रखे हैं इसमें। इसका मतलब इससे बाहर तो कोई सवाल जाएगा नहीं परीक्षा में। देखो, पहला अपना टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी का आधार। तो आधार का मतलब है इंट्रोडक्शन। तो इसमें इकाई 1 दे रखी है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें 2 टॉपिक रहेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेज। मेमोरी की बात होगी, इनपुट आउटपुट की बात होगी। इसी के साथ इकाई 2, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, संचार एवं इंटरनेट तकनीकी, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो इसमें कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क भी है और इंटरनेट टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है। तीसरी इकाई है प्रोसेसिंग टूल्स। तो उपकरण है प्रोसेसिंग टूल्स। इसमें 2 पार्ट हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और फिर चौथी इकाई बहुत छोटी सी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत छोटी सी, मतलब आप उसको 1 घंटे में कर सकते हैं आराम से। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोग एवं उसके सामाजिक प्रभाव। तो बाकायदा देखिए, आप सिलेबस में मैच करिए। तीसरा जो टॉपिक है आपके, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। तो वो इसमें साफ दे रखा है, हेडिंग है पूरे प्रकरण का, पाठ का। और फाइनली आखिरी है सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव या सोशल इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी। तो एकदम सटीक चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इस बुक को कैसे पढ़ना है, पहला टॉपिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे और फिर मेरे हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए साहब, सबसे पहले परिचय है। तो कंप्यूटर 20वीं शताब्दी की महान उपलब्धि है, बिल्कुल है साहब। कंप्यूटर की परिभाषा देखें आप। परिभाषा में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, पिछले बार फर्स्ट ग्रेड में एक बात पूछी गई थी। तो यहाँ कंप्यूटर की अधिमान्य परिभाषा निम्न है: कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पिछली बार पूछा गया था कि विद्युत मस्तिष्क किसको बोलते हैं।
तो दरअसल विद्युत मस्तिष्क कंप्यूटर का ही दूसरा नाम है। यह फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर अस्त व्यस्त डेटा देंगे हम नियंत्रण द्वारा उन्हें मीनिंगफुल सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सी परिभाषा है। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखो दो तरह से हम प्रकार देखते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पे कितने प्रकार हैं, और एक उसके आकार के आधार पे कितने प्रकार हैं। तो आपको बता दूं, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3, और बस बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। पहला प्रकार है एनालॉग कंप्यूटर। यानी एनालॉग कंप्यूटर के बारे में एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये अंकों पर कार्य नहीं करते। हालांकि हम जानते हैं कंप्यूटर तो 0 और 1 की भाषा ही समझता है, पर ये पहला जो प्रकार है, इसमें अंकों की बात नहीं होती, बल्कि भौतिक रूप से जो डेटा उपलब्ध हैं उन पे सीधे ही कार्रवाई होती है। जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा अन्य द्रव्यों के प्रवाह आदि भौतिक राशियों के रूप में जो होते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ इन भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है। एक महत्वपूर्ण शब्द याद रखना, एनालॉग संकेत सतत या कॉन्टिन्यूअस होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के संकेत कैसे होंगे? कॉन्टिन्यूअस होंगे, सतत होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये सतत हैं, सतत, ये रुकते नहीं है। जैसे कि हम पेट्रोल डलवाते हो ना, पेट्रोल डीजल, तो पेट्रोल डलवाते हैं तो फिर वो रुकता नहीं है, मीटर चलता रहता है। विद्युत मीटर आप देखते हो तो वो कंटिन्यूअस रहता है, रुकता नहीं है। वैसे ही थर्मामीटर से आप टेम्परेचर नापते हैं तो ऊपर जाता है कि नीचे आता है, वो कंटिन्यूअस रहता है। तो ये कंटिन्यूअस रहने वाली बात महत्वपूर्ण है सबसे। एनालॉग में क्या होता है? कंटिन्यूअस होते हैं संकेत, एनालॉग के संकेत सतत होते हैं। ये बात याद रहेगी, और इसके एग्जाम्पल हम बता सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। खास बात नीचे देखिए आप, महत्वपूर्ण बात, स्पीडोमीटर, घड़ी चलती है ना, 1 सेकंड में भी कई पार्ट्स कर देते हैं, 100 पार्ट कर देते हैं, 10 कर देते हैं, 60 कर देते हैं, टिक 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 करके भागती है। ठीक है, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के कुछ अन्य उदाहरण हैं। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। तो पहला प्रकार था एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। ये इन्हीं डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। बाइनरी शब्द बार बार आएगा। बाइनरी का मतलब 0 और 1 से है, 2 अंकों वाली भाषा जो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर में सभी डाटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। कंप्यूटर इनकी गणनाएं करता है, आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। खास बात और बहुत खास बात, ये कंप्यूटर बहुउद्देशीय होने के कारण विविध कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। और कंप्यूटर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो हमारा तात्पर्य इन्हीं कंप्यूटर से होता है। डिजिटल कंप्यूटर के संकेत, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डिजिटल कंप्यूटर के संकेत या सिग्नल असतत या डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, असतत होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और ये देखिए एग्जाम्पल, आपको याद आ रहा है, आपने हमारी पियाजे की क्लास देखी तो आपको हमने बताया था कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सतत नहीं होता बल्कि असतत होता है। और अगर उसको हम ग्राफ पे प्रेजेंट करें तो ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा हमने आपको बताया था हमारे वीडियोज़ में, याद है? तो ये जहाँ भी होता है वहाँ असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट होता है। बोलिए होता है कि नहीं? तो ये 0 से 1 अंक हो गया, ये 11 अंक है, ये आगे वाले अंक हैं। तो इस तरह से ये है डिसकंटिन्यूअस सिग्नल, और वो थे कंटिन्यूअस सिग्नल। डिसकंटिन्यूअस सिग्नल डिजिटल कंप्यूटर है, और कंप्यूटर यही भाषा समझता है। देखो ये थे सतत, इसमें सतत और कंटिन्यूअस है, और नीचे वाले में असतत हैं। तीसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड और कुछ नहीं है बल्कि दोनों का ही मिक्स रूप है। तो पहली बात आपने जो समझी आज, वो क्या समझी? कि एनालॉग कंप्यूटर में संकेत कॉन्टिन्यूअस होते हैं, सतत होते हैं। एग्जाम्पल्स विद्युत मीटर, स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर। और डिजिटल कंप्यूटर में अंकों पर कार्य होता है, और ये संकेत असतत या डिसकंटिन्यूअस होते हैं। हाइब्रिड याद रखना, दोनों का मिला जुला रूप है। ये बात क्लियर हुई? वापस आएगी ये बात। आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो आकार देखो ना, इंग्लिश के शब्द बहुत आसान रहे, कर देंगे आपके काम को। आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर छोटे और कम कीमत के होते हैं। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ऐसे इनके नाम आएंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर के भी कुछ प्रकार हैं। क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो ये फोटो दिख रही है आपको डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप का और कोई मतलब नहीं है बल्कि जिसको हम डेस्क पे लगा सकें, जिसको टेबल पे लगा सकें, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का एग्जाम्पल है आकार के आधार पे। दूसरा लैपटॉप कंप्यूटर।
तो लैपटॉप ये ब्रीफ केस के अटैची के आकार के होते हैं, बंद भी होते हैं। और ये इसका आपके सामने पिक्चर है, चित्र है, ठीक है। तीसरा जो प्रकार है पाम टॉप कंप्यूटर। अब आप देखिए, अगर आपको पता है पाम हथेली को बोलते हैं, तो ये कंप्यूटर साइज ये लैपटॉप कंप्यूटर से भी छोटे साइज के होते हैं। इनको हथेली पर रखकर चलाया जाता है, हथेली पर, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, पाम टॉप कंप्यूटर हो गया साहब। ये देखिए पाम टॉप कंप्यूटर। इसी तरह नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक के आकार के हो जाएंगे, और भी छोटे होंगे ये, ठीक है। आपके सामने दिख रहा है नोटबुक कंप्यूटर। इस तरह से टेबलेट कंप्यूटर, वो तो आप देखते हैं ये मोबाइल से बड़ा होता है और इसमें सारी चीज़ें एक साथ एक जगह पे होते हैं, उंगलियों से चलाते हैं इनको। तो ये तो हुए आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार। दूसरा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के हैं, माइक्रो से बड़े हैं, अधिक कार्यशील, शक्तिशाली व अधिक कीमत वाले होते हैं। इनकी मेमोरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनमें एक से ज़्यादा सीपीयू होते हैं, एक समय में एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। ये एक्चुअली कार्यालयों में, बैंकों में, ऐसी जगह पे मिलते हैं, एक साथ एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं इन पे। तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं, इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, इनमें एक साथ बहुत से लोग काम करते हैं। इनका प्रयोग रेलवे, आरक्षण, बीमा कंपनियों, एयरपोर्ट, अनुसंधान संस्थाओं, व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है। IBM 4300, IBM 4381, वेक्स 8842 मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और चौथा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ये आकार में सबसे बड़े होते हैं, इनकी मेमोरी और कार्य करने की गति सबसे ज़्यादा होती है। अधिक शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से संभव हैं। आपको पता है जब स्पेस में हम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजते हैं, सुपर कंप्यूटर काम आता है। सुपर कंप्यूटर हमारे वैज्ञानिक अनुसंधानों में काम आता है, मौसम के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, भूगर्भ में ज़मीन के अंदर कौन से तेल गैस के भंडार हैं उनकी खोज करते हैं। तो ये बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। इन पर अनेक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधानों, मौसम की भविष्यवाणी करने, अंतरिक्ष अनुसंधान, प्रयोगशालाओं, रक्षा संगठनों, एटॉमिक संयंत्रों, अनुवांशिकी, अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग आदि में, DNA RNA आदि में सब में काम आते हैं। परम इनका एग्जाम्पल है, और परम के बारे में तो इस बुक में अलग से भी दिया है, आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने परम की कहानी। परम सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में पुणे स्थित CDEC द्वारा किया गया है। यह पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है। इसका निर्माण भारत के लिए बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। परम के एक से एक बढ़कर उत्कृष्ट स्वरूप आ चुके हैं। हालांकि शुरू में परम 8000 आया था, पर अब तो परम सिद्धि तक आ चुके हैं। और परम के विकास की कहानी बड़ी रुचिकर है। 1980 के दशक की बात है, जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत को तकनीकी के विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली जानकारी और कंप्यूटर हार्डवेयर तथा क्रे XMP नामक सुपर कंप्यूटर की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, तो भारत के लिए प्रतिबंध वरदान सिद्ध हुआ, और भारत के कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने इस प्रतिबंध को एक चुनौती के रूप में लिया, और उसका परिणाम था परम। एक विलक्षण गुणों और अद्वितीय क्षमता वाला परम सुपर कंप्यूटर भारत ने बना लिया था। आपको पता है भारत ने ये परम कंप्यूटर बनाया था 1991 में। कब बनाया था? 1991 में। और इसके लिए जिनको श्रेय दिया जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर जो कहलाते हैं, उनका नाम है प्रोफेसर विजय पांडुरंग भाटकर। प्रोफेसर विजय पांडुरंग भाटकर, पुणे में। पांडुरंग मराठी हो गया ना शब्द। विजय पांडुरंग भाटकर इनका नाम है, विजय पांडुरंग भाटकर, विजय P भाटकर भी बोलते हैं। ये फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। 1991 में परम बना था पुणे में। ओके, इसके बाद अगली बात, कंप्यूटर के उपयोग क्या हैं? तो देखो, उपयोग तो बहुत सारे कंप्यूटर के उपयोग हैं। कैलकुलेशन से ले हमारी निजी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें हैं, मौसम के पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान, नाभिकीय संयंत्रों, ये तो विशिष्ट क्षेत्र हैं। चंद्रमा पर मानव का कदम कंप्यूटर की परिशुद्ध एवं तीव्र गति गणना के कारण ही संभव हो पाया। संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं। एक बटन दबाकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। इंटरनेट तो आप जानते ही हो, ज्ञान का भंडार है, सूचनाओं का भंडार है। परीक्षाओं में आप सब कंप्यूटर की वजह से ये सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। ओके, इंटरनेट पर उपलब्ध, ये एक्चुअली ये बुक पिछली सरकार के टाइम छपी थी, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार इस सरकार ने इस बुक को स्कूलों से हटा भी लिया, इसलिए स्कूलों में नहीं मिलेगी आपको ये, पर हम आपको इसकी PDF देंगे, चिंता नहीं करें। इंटरनेट पर उपलब्ध टेलीफोन डायरेक्टरी में लेते हैं, रेल, बस, हवाई जहाज़, कुछ भी कर सकते हैं हम इससे। कितनी चीज़ें हैं। इसके अलावा नेट टेलीफोनी, दूर से हम नेट बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन आप बुक मंगवाते हो, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, सब में कंप्यूटर का ई-कॉमर्स यहाँ पे आ गया, ठीक है, चीज़ें बेचना खरीदना। इसके अलावा
ई बैंकिंग, घर बैठे आप पूरी बैंकिंग करते हैं, टेलीफोन, बिजली, पानी का बिल भरते हैं। और एटीएम की सुविधा भी कंप्यूटर की वजह से, ये एटीएम की फुल फॉर्म भी है, देखो ऐसे आती है परीक्षा में। एटीएम की फुल फॉर्म दे रखी है एटॉमिक टेलर मशीन, एनी टाइम मनी भी कहा जाता है। एटॉमिक टेलर मशीन, ये एटीएम आपके सामने है। कार्यालयों में टाइपराइटर का स्थान तो कंप्यूटर ने ले ही लिया है साहब। कार्यालय में जितने काम होते हैं, संस्थापन विवरण, वेतन विवरण, सारे के सारे संधारण कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। ई गवर्नेंस कंप्यूटर में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। बुक्स आपको देखनी होती है, कितनी किताबें हैं, तो कंप्यूटर से पूरी इंडेक्स आ जाती है। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, डीटीपी बोलते हैं इसको। इसी तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। अल्ट्रासाउंड मान लो, सिटी स्कैन की फुल फॉर्म दे रखी है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, या एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म भी किसी एग्जाम में आई थी, पता है आपको? एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऐसे परीक्षण है जो कंप्यूटर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हमारी ईसीजी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, डीएनए, फिंगरप्रिंट, ये सारे के सारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ध्यान रखें, एक शब्द आया है कि जैव चिकित्सा विज्ञान, यानी ये लेटेस्ट चीज़ है। जैव चिकित्सा विज्ञान, जैव बायो है, चिकित्सा विज्ञान और कंप्यूटर का संयोग से विज्ञान की एक नई शाखा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी अस्तित्व में आई है। इसके अलावा कक्षा रूम में तो खैर कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग होती ही है। कितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं आज, ई लर्निंग से लेके वर्चुअल क्लासरूम से लेके डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी हैं, ये रोबोट साहब आगे साहब, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तो कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे बड़ी बिल्डिंग बनाने हो, मल्टी स्काई क्रैकर्स बनाने हो, हवाई जहाज़ का निर्माण करने हो, ये सारे के सारी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग इसमें इतनी हेल्पफुल होती है। किसी कागज़ पे निर्मित घर के नक्शे को देखकर पता नहीं लगता वास्तविक रूप क्या होगा, कैसा दिखेगा, लेकिन सीएडी की मदद से, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग की मदद से हम जो घर बनेगा ना उसको पहले ही देख सकते हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह मनोरंजन के क्षेत्र में भी बहुत उपयोग है। कंप्यूटर गेम तो हम सब देखते हैं, वीडियो गेम से लेके सारी चीज़ें। फिल्में, आपको पता है कंप्यूटर की सहायता से स्पेशल इफेक्ट दिए जाते हैं फिल्मों में। इवन कुछ ओल्ड पुरानी फिल्में थी, उनको भी कलर कलर रूप दे दिया जाता है। देखो यहाँ पे देखा ना, मुगल आजम नया दौर जो ब्लैक एंड वाइट थी, इनके रंगीन संस्करण बना दिए। और आपको पता है 1983, मेरे को याद है 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ फुटेज थे, केवल फोटोग्राफी थी। तो उनको जोड़ के आज पूरे वीडियोज़ हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं किस तरह से कपिल देव की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हासिल किया था, फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को हराया था। 183 पे इंडिया ऑल आउट हो गई थी, फिर 141 पे उनको आउट कर दिया था। तो वो सब इसी से है। जुरासिक पार्क आपने देखी है, जितने आपने ये फिल्में देखी हैं, गॉडजिला, एनाकोंडा, लिटिल स्टुअर्ट, इनमें सब में ये जुरासिक पार्क का जो डायनासोर है वो कंप्यूटर की वजह से ही तो था। टीवी चैनल, संगीत में भी बहुत बड़ा रोल है। कंप्यूटर द्वारा संगीत की रचना करना एक एक कमाल है। कंप्यूटर द्वारा संगीत की रचना करना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस MIDI कहलाता है। कंप्यूटर हमारे घरों में प्रवेश कर चुका है। शिक्षा, मनोरंजन, पत्र लेखन, ओके। कंप्यूटर की विशेषताएं, कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पीड, एक्यूरेसी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, वर्सटेलिटी, ऑटोमेशन, स्टोरेज, सब कुछ है। कंप्यूटर की सीमाएं तो साहब अभी इंसान की जगह तो नहीं ले पाया है। अब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली कंप्यूटर की पीढ़ियों को हम 5 चरणों में बांट के पढ़ते हैं, और क्या खास बात है केवल वही देखेंगे। पहली पीढ़ी हम मानते हैं 1942 यूएसए से शुरुआत करते हैं। इस समय कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी? आकार में बहुत बड़ी होती थी, स्लो थोड़ा चलता था, इनपुट आउटपुट पंच कार्डों का उपयोग होता था। आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम यूज होते थे। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं 1942 से 1955 तक, वहाँ हमें एक शब्द याद रखना है, और वो है वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरा फेज 1955 से 1964। और यहाँ खास बात, यहाँ वैक्यूम ट्यूब की जगह आ गए ट्रांजिस्टर। क्या आ गए? ट्रांजिस्टर। एक शब्द याद रखना, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ था, और किसने किया था? बेल लेबोरेटरीज। बेल लेबोरेटरीज नाम याद रखना, बेल लेबोरेटरीज ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक्चुअली ऐसे ऐसे सॉलिड स्टेट डिवाइस हैं जो जिनमें बहुत कम जगह में, थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो सकता है। ठीक है, और ख़ास बात, मेमोरी में बहुत सुधार हुआ। 1960 के दशक में पूर्णतः ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित प्राथमिक मेमोरी उपलब्ध हो गई। हम बात करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी की, आपको बताएंगे। और ख़ास बात, ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटरों का आकार बहुत छोटा हो गया, टेम्परेचर वाली समस्या भी दूर हो गई,
और ख़ास बात, छोटे आकार के कारण आंतरिक मेमोरी अच्छी इनपुट आउटपुट युक्ति का उपयोग किया जाने लगा। ये IBM 770 सीरीज़, IBM 1600 सीरीज़, CDC 3600 आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अब आती है तीसरी पीढ़ी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टरों के स्थान पर एक टर्म याद रखना, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने जगह ले ली। एकीकृत परिपथ। IC एक छोटा सा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है, चिप बोलते हैं ना जिसको। आयताकार चपटा टुकड़ा होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक तत्व निहित होते हैं। अपने छोटे चपटे आकार के कारण ये चिप के नाम से लोकप्रिय हुए। तो याद रखना, पहली पीढ़ी में क्या ध्यान रखेंगे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से 1955 वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर किसने दिया, 1947 में बेल लेबोरेटरीज ने दिया। और तीसरी पीढ़ी की खास बात ये चिप लेकिन क्या है, एकीकृत परिपथ। हिंदी में याद रखने की जरूरत नहीं है, IC याद रखना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स याद रखना। कम जगह में छोटी सी चिप में बहुत कुछ समा गया। ये तीसरी पीढ़ी। और चौथी पीढ़ी चिप के बाद माइक्रोचिप आ जाएगी। चौथी पीढ़ी में, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ, यानी वही IC हैं लेकिन ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, जो VLSI के नाम से प्रसिद्ध है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो VLSI प्रयुक्त हुए। इन परिपथों में 1 इंच के चौथाई भाग में लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समाये हैं। अतः इन परिपथों को याद रखना, माइक्रोचिप। चौथी पीढ़ी में माइक्रोचिप, तीसरी पीढ़ी में चिप, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर और पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब। बस ये 4 बातें ध्यान रखनी है। तो ये 1975 से 1989 का काल था। और पांचवी और आखिरी पीढ़ी 1989 से शुरू हुई, 1989 से लेके अब तक है, 1989 से अब तक है। और ये कंप्यूटर अभी विकास की अवस्था में है। इनमें तर्क करने, सोचने, समझने, निर्णय लेने, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इवन ये मनुष्य की लैंग्वेज और मनुष्य का व्यवहार भी पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, कंप्यूटर शतरंज खेल रहा है, सामने वाले की चाल को काट रहा है। AI जो शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, वो मोस्टली इसी के लिए यूज़ किया जाता है। आने वाले समय में कंप्यूटर के कमाल हम और भी देखेंगे। नेक्स्ट, अगली एक महत्वपूर्ण बात है, कंप्यूटर का ब्लॉक रेखाचित्र और कार्य प्रणाली क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना। एक्चुअली कंप्यूटर के भौतिक जो भाग हैं वो 3 भाग हम मानते हैं। एक इनपुट है, इधर इनपुट, और फिर बीच में आपका सिस्टम यूनिट जिसमें आपका CPU ALU होगा, मेमोरी होंगी दोनों, और फिर आउटपुट होगा। बहुत आसान रहेगा आपके लिए। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग है। इसमें क्या होता है, इसमें CPU होता है, एक बॉक्स होता है और कई सर्किट्स लगे होते हैं, मदरबोर्ड होता है। अभी क्लियर करेंगे हम इसको। 2 नंबर पे इनपुट यूनिट देखिए आप। इनपुट यूनिट सिस्टम यूनिट में डाटा या प्रोग्राम, मतलब कंप्यूटर में हम जो भी इनपुट देते हैं ना, इनपुट कैसे दे सकते हैं, कीबोर्ड से दे सकते हैं, माउस से दे सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क से दे सकते हैं, स्कैनर, आप स्कैन करके चीज़ें अंदर डालते हो ना, स्कैनर से दे सकते हैं, माइक्रोफोन से दे सकते हैं, माइक्रोफोन में ध्वनि वाली चीज़ें डिजिटल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे इनपुट हैं। इसके बाद आउटपुट क्या है, आउटपुट कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद जो भी हमें देता है वो आउटपुट है। आउटपुट का एग्जांपल बहुत बार परीक्षा में आया, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सारे आउटपुट्स हैं। ठीक है, निर्गम युक्तियां हैं, इनकी चर्चा आगे करेंगे। तो ये देखिए, इनपुट इधर है और फिर बीच में इसका सिस्टम है कंप्यूटर का। उस सिस्टम में क्या है, सिस्टम में सबसे पहले ऊपर देखिए आप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके नीचे एक टर्म है ALU। ALU पे बहुत प्रश्न आता है। ALU और कुछ नहीं है, A से अर्थमेटिक, L से लॉजिक, U से यूनिट, अंकगणित व तार्किक इकाई। इसमें क्या होता है, अंकगणित में तो गणनाएं होती हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, और बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लाखों लाखों डिजिट्स के गुणा भाग कर सकता है एक्यूरेसी के साथ। तार्किक मतलब तर्क भी देता है क्या, बिल्कुल। इसका मतलब दो संख्याओं में तुलना करता है, कंपेयर करता है और फिर कोई डिसीजन देता है। ये डिसीजन ये और नो में होता है, ये ALU होता है, इसकी बात करेंगे हम। तो CPU होता है बीच में प्रोसेसिंग में, फिर ALU होता है और एक CU होता है, CU कंट्रोल यूनिट, इन सबको कंट्रोल करती है। और फिर 2 प्रकार की मेमोरी है, एक तो मेन मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी को द्वितीयक संग्रहण इकाई या सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। और फिर आउटपुट आ गया। ये सिंपल क्लियर है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU क्या है। तो महत्वपूर्ण बात याद रखना, ऐसा बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है। कंप्यूटर का दिमाग CPU को बोलते हैं। बात क्लियर हुई।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक तो सीयू, एक आपका अंकगणित व तार्किक इकाई जिसको एएलयू हम कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक मेमोरी अथवा संग्रहण इकाई, स्टोरेज यूनिट। ओके, अब खास बात क्या है? खास बात देखें आप, खास बात सीयू। सीयू क्या है? सीयू में कंट्रोल यूनिट की अहम भूमिका है। नाम के अनुरूप यह कंप्यूटर की सूचनाओं के आदान प्रदान व कंप्यूटर के अन्य उपकरणों पर पूरा नियंत्रण रखती है। कार्य क्या है हमको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। एएलयू देखिए, एएलयू क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। यह यूनिट अंकगणित क्रियाएं व तार्किक क्रियाएं, अर्थमेटिक अंकगणित हो गई और लॉजिक तार्किक हो गई। अंकगणित क्रियाओं में जोड़ बाकी गुणा भाग सम्मिलित है। एएलयू में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो अंकगणितीय संक्रियाएं करने में सक्षम होता है। तार्किक क्रियाओं में एएलयू दो संख्याओं या डाटा की तुलना कर निर्णय लेने का कार्य करता है। तुलना के परिणाम हाँ या ना में होते हैं, जिससे निर्णय लेने में सहायता मिलती है। बात क्लियर हुई? एएलयू के बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है मेमोरी, और मेमोरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखना बच्चों। मनुष्य के दिमाग में याद रखने की क्षमता होती है जिसे स्मृति या मेमोरी कहते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन को संग्रह करने की क्षमता होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं, आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। खास बात, मेमोरी के दो भाग होते हैं, एक तो होती है मेन मेमोरी, एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। पहले मुख्य मेमोरी, दूसरी बाह्य मेमोरी। तो मुख्य मेमोरी क्या होती है? जब मेमोरी शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका आशय मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी से होता है। इसे प्राथमिक मेमोरी, ध्यान रखना है शब्द, प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी अथवा आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। ये सीयू का ही एक भाग होती है, यानी ये सीपीयू के अंदर ही होता है, कंप्यूटर के अंदर ही होती है। मुख्य मेमोरी तीव्र गति वाली होती है तथा प्राथमिक तथ्यों की संगणना प्रोग्राम में लिखित निर्देशों के अनुसार करती है। ये मध्यवर्ती तथा अंतिम दोनों निष्कर्षों को संग्रहित करने के लिए भी प्रयुक्त होती है। मेमोरी एक सेमीकंडक्टर चिप होती है, सेमीकंडक्टर। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ अब है, और वो क्या है? इसके दो भाग हैं, एक तो अस्थायी मेमोरी, एक स्थायी मेमोरी। ध्यान रखना, अस्थायी मेमोरी का दूसरा नाम है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, आर से रैंडम, ए से एक्सेस और एम से मेमोरी। ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। कहीं से कोई भी बात पे प्रश्न आ सकता है। कीबोर्ड अथवा अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया डाटा प्रक्रिया से रैम में संग्रहित होता है। खास बात क्या है रैम की? देखो मैं आपको बताऊं, खास बात ये चूंकि अस्थायी है ना, इसलिए क्या होता है कि जब भी हम इस कंप्यूटर ऑफ होता है, शटडाउन होता है, लाइट जाती है, पावर जाता है, तो ये नष्ट हो जाती है, ये मेमोरी समाप्त हो जाती है, डिलीट हो जाती है, इसलिए ये अस्थायी है। ध्यान रखना, रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। कंप्यूटर को बंद, स्विच ऑफ करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है, इसलिए रैम को अस्थायी या अस्थिर मेमोरी भी कहते हैं। याद रहेगी। दूसरी है स्थायी मेमोरी, इसको बोलते हैं रोम। स्थायी मेमोरी क्या है? रोम। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रोम है रीड ओनली मेमोरी। इसके कई प्रकार हैं रोम के, ठीक है ना। रोम, प्रोम, इप्रोम, डबल इप्रोम हम आपको बताएंगे जिन पे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। इस मेमोरी में क्या होता है? ये स्थायी होती है, स्थिर होती है। कंप्यूटर को बंद करने पर भी ये नष्ट नहीं होती, ठीक है। इस मेमोरी का उपयोग मूलभूत निर्देशों के संग्रहण के लिए किया जाता है। रोम का एक एग्जाम्पल है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। खास बात क्या है? ध्यान दें, मशीनों, खिलौनों आदि में इसका प्रयोग होता है। बंद कर दिया तो भी वो चलेगी, लेकिन मोस्टली इसमें निर्देश होता है। रोम 3 प्रकार की होती है, देखो। एक तो प्रोम। प्रोम क्या है? प्रोम में केवल एक ही चीज़ ध्यान रखना, पी लग गया तो पी का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी इस मेमोरी में एक बार प्रोग्राम अंकित किया जाता है और उसको हम बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। केवल पढ़ ही सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। खास बात इसकी ये होती है। तो प्रोम क्या है? प्रोम में पी एक्स्ट्रा जुड़ गया रोम के साथ। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, और पी जुड़ गया तो प्रोग्रामेबल, एक शब्द और जुड़ गया। इस मेमोरी में केवल एक ही बार लिखा जाता है किंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। दूसरा है इप्रोम। इप्रोम में ई एक्स्ट्रा जुड़ गया। भाई प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो था ही, ई आ गया, ई से बन गया इरेजेबल। देखो इन इन लेटर से आप आराम से समझ सकते हो चीज़ों को। इरेजेबल यानी इसमें क्या होता है? आवश्यकता पड़ने पर प्रोग्राम को मिटा सकते हैं और नया प्रोग्राम डाल सकते हैं। इस मेमोरी को मिटाने के लिए पैराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। खास बात देखिए, पैराबैंगनी किरणों का उपयोग किस में किया जाता है? तो हम बोलेंगे ईप्रोम में किया जाता है। और पी से पैराबैंगनी याद रख लेना आप, ठीक है। ई से इरेज मिटा देंगे, और पी प्रोग्रामेबल है, पर पैराबैंगनी किरणें याद रखना, पैराबैंगनी किरणों से मिटाते हैं।
इसके बाद है डबल ई प्रोम, ई प्रोम। इसमें पहला जो ई है वो है इलेक्ट्रिकली, तो इसमें विद्युत तरंगों से मिटाते हैं, बस इतना ध्यान रखना। ऊपर वाले में पी पैराबैंगनी से मिटाएंगे, इसमें इलेक्ट्रिकली, यानी रीड ओनली मेमोरी तो था, प्रोग्रामेबल जुड़ा एक पी से, ई से इरेजेबल जुड़ा, और इस बार इसे इलेक्ट्रिकली जुड़ गया, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता होने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जाता है, ये ध्यान रखना। इसमें विद्युत तरंगों से मिटाएंगे, इसमें पैराबैंगनी तरंगों से मिटाएंगे, दोनों में इरेज शब्द आया है इसलिए मिटाएंगे। और ऊपर वाला जो है उसमें इरेज शब्द नहीं आया, इसमें केवल प्रोम आया है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें केवल लिखा जाता है, उसको बार बार पढ़ते हैं, इसमें मिटाया नहीं जाता। ये तीनों ही याद रखना। कौन कौन से तीनों? प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। ये क्या है तीनों के तीनों? ये तीनों के तीनों आंतरिक मेमोरी हैं, प्राइमरी मेमोरी हैं, प्राथमिक मेमोरी हैं। और ये किसके प्रकार हैं? ये रोम के प्रकार हैं। जो स्थायी मेमोरी है ये स्थायी है, ध्यान रखना। और रैम क्या थी? रैम थी अस्थायी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर बंद होते ही डिलीट हो जाती है। पर ये कंप्यूटर बंद होते ही डिलीट नहीं होती, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें कंप्यूटर के अंदर हैं, ये दोनों ही कंप्यूटर के अंदर हैं, इसलिए प्राइमरी मेमोरी के भाग हैं। अब है दूसरी मेमोरी, सेकेंडरी, जिसको हम बोलते हैं बाह्य मेमोरी। जितनी हम सीडी वीडी पेन ड्राइव में डाल के चीज़ें ले जाते हैं ना, ये वो है। एक्सटर्नल मेमोरी, डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए बाह्य मेमोरी की आवश्यकता होती है, इसे द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। ये मेमोरी, दो चीज़ें याद रखना, पूछा गया प्रश्न। ये मेमोरी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, ये मेमोरी चुंबकीय तथा प्रकाशीय होती है। इसमें संग्रहित डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है तथा कंप्यूटर को बंद करने पर भी नष्ट नहीं होता, ये बात तो उसमें भी थी। और ये खास बात है, हार्ड डिस्क, फ्लोपी फ्लोपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं। इन्हें द्वितीयक संग्रहण युक्तियां या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण खास बात, मेमोरी की इकाइयां, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी में सूचना बिट के रूप में संग्रह की जाती है। बिट याद रखना बाइनरी डिजिट से मिलकर बना है। बिट क्या है? बाइनरी डिजिट है। और बाइनरी डिजिट क्या है? जीरो और एक, दो ही संख्याएं हैं। बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब टू, दो दो संख्याएं, जीरो और एक। कंप्यूटर केवल जीरो और एक की भाषा समझता है। और कंप्यूटर की सूचना की मेमोरी की यूनिट्स ऑफ मेमोरी हम पढ़ रहे हैं ना, सबसे छोटी इकाई है बिट। क्या है? बिट, ये बात ध्यान रखना, बिट सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर की पूरी आंतरिक क्रिया बाइनरी अंक प्रणाली पर आधारित है। बाइनरी अंक प्रणाली में केवल दो ही अंक, जीरो व एक होते हैं। एक बिट का मान जीरो अथवा एक, यानी शून्य अथवा एक हो सकता है। खास बात क्या है वो सुने। कंप्यूटर में सभी डाटा जीरो एक में संग्रहित किए जाते हैं, किंतु यद्यपि बिट मेमोरी की प्राथमिक इकाई है, ध्यान देना, यद्यपि बिट मेमोरी की प्राथमिक इकाई है, किंतु अधिक छोटे होने के कारण प्राय इसका उपयोग मेमोरी के मापन में नहीं किया जाता। सामान्यतः मेमोरी मापन में बाइट इकाई का उपयोग किया जाता है। 8 बिट से एक बाइट बनती है, ध्यान देना। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, लेकिन 4 बिट की एक निबल भी होती है। तो 8 बिट से मिलकर एक बाइट का निर्माण होता है। बिट और बाइट के बीच एक और इकाई निबल होती है। निबल में 4 बाइनरी अंक होते हैं, अतः यह बाइट की आधी होती है। मेमोरी की विभिन्न इकाइयाँ इस प्रकार से व्यक्त की जाती हैं। सबसे पहले एक नंबर पे बिट, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान जीरो अथवा एक। 2 नंबर पे निब्बल, 4 बिट के समूह को निब्बल कहते हैं। तीसरी है बाइट, 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। और इसके बाद एक फिगर याद रखना, 1024, सब में 1024 आएगा। तो बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट में 1024 बाइट। मेगाबाइट, मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट। फिर गीगाबाइट, गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट। और फाइनली टेराबाइट, जिसमें 1024 गीगाबाइट। यानी ये 7 जो यूनिट्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। पहली बिट, दूसरी निब्बल, तीसरी बाइट, चौथी किलोबाइट, पांचवी मेगाबाइट, छठी गीगाबाइट, सातवीं टेराबाइट। कैसे याद रखेंगे प्यारे बच्चों? तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा तोहफा देते हैं। चलिए, और तोहफा ये है, सबसे छोटी इकाई बिट और सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट। तोहफा ये है एक्चुअली कि हमारे घर के पड़ोस में एक लड़की रहती है, ठीक है, और वो लड़की बोल नहीं सकती। अब चूंकि वो लड़की है, इसलिए उसको हम सब उसको उसको आपको पता है, मारवाड़ी में बोलते हैं बाई, बाई बोलते हैं ना, बाई। उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है बिन्नी। लड़की का क्या नाम है? बिन्नी। लड़की का नाम है बिन्नी। और चूंकि हम सब उसको बाई बोलते हैं, इसलिए उसका नाम बिन्नी बाई है, बिन्नी बाई। ओके।
तो कल क्या हुआ कि वो हमारे घर पे कुछ लेने के लिए आई, लेकिन चूंकि उसने इशारा किया लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी, तो हमारी श्रीमती जी ने उससे पूछा। जब उसने 2-3 बार इशारा किया तो समझा नहीं पाई, तो हमारी मैडम ने उनसे वापस पूछा कि बिनी बाई, बिनी बाई, बिनी बाई, कैसा लग रहा है पता नहीं आपको, बिनी बाई क्या मांगे तू? क्या बोला हमारी मैडम ने कि बिनी बाई क्या मांगे तू? इजी है ये। बिनी बाई, उस लड़के का नाम था बिनी बाई, और वो कुछ मांग रही थी, तो बोला बिनी बाई क्या मांगे तू? अब ये जो न्यूमेरिक्स है, ये स्टेटमेंट है, ये तोहफा है हमारा। इसमें पहला जो बी है उससे बन गया बिट, तो सबसे छोटी इकाई बिट। दूसरा है नी, उससे बन गया निब्बल। और तीसरा है बाई, बाई से बन गया बाइट। तो बिट सबसे छोटी इकाई, 4 बिट से एक निबल बनेगी। 4 बिट से क्या बनेगी? एक निबल। और 8 बिट से क्या बनेगी? एक बाइट बनेगी, बाइट। तो बिट, निबल, बाइट। ठीक है। उसके बाद फिर 1024 याद रखना, 1024। फिर उसके बाद क्या, क्या से बनेगी? किलोबाइट, के बी। क्या से क्या बन गया? किलोबाइट। तो किलोबाइट का मतलब एक बाइट में 8 बिट होते हैं, लेकिन 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होंगी। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होंगी? गया वो। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होंगी? 1024 बाइट होंगी। क्या था वो स्टेटमेंट? क्या नाम था उनका? उनका था बिनी बाई। बिनी बाई क्या मांगे तू? बिनी बाई क्या मांगे तू? ये पूछा था मैडम ने। तो पहला बी से बना बिट, दूसरा नी से बना निब्बल, 4 बिट का एक निब्बल। तीसरा वाई, बिनी बाई, तीसरा बाई से बना बाइट, तो 8 बिट का एक बाइट। अब 1024 याद रखना बस। उसके बाद में क्या, किलोबाइट। मांगे में माँ ले लें, मांगे में मैं ले लें, और मैं से बन गया मेगाबाइट। तो पहले किलोबाइट हुआ, फिर मेगाबाइट हुआ, और गे से गीगाबाइट हुआ, और तू से टे से टेराबाइट हुआ, टेराबाइट। तो ये 4 याद रखना। ऊपर वाले बिनी बाई में तो बाइट, निब्बल, माफ करें, बिट, निब्बल, बाइट। और इसमें क्या मांगे तू, तो क्या से किलोबाइट, के मांगे तू बोला, एक्चुअली वो मारवाड़ी बोल रही थी, के मांगे तू, तो के से किलोबाइट, मैं से मेगाबाइट, गे से गीगाबाइट, तू से टेराबाइट। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। सब में 1024 लगा देना, आपका सवाल सही हो जाएगा। इस पे एक प्रश्न आ सकता है, संभावना है पूरी। तो एक बिट सबसे पहले, ठीक है, सबसे छोटी इकाई। निब्बल में 4 बिट होते हैं, बाइट में 8 बिट होते हैं, और उसके बाद बाइट के बाद फिर किलोबाइट 1024। किलोबाइट में पहले वाली चीज़ 1024 हो जाएगी, यानी 1024 बाइट। किलो के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, फिर गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, और टेराबाइट 1024 गीगाबाइट। तो आ गया ना। सबसे पहला देखो आप, बी, बिट का बी, निब्बल का नी, बिन्नी, फिर बाई, तीसरा बाई हो गया, बिन्नी बाई, के किलोबाइट, मांगे, मांगे में मेगाबाइट और गीगाबाइट दोनों, और तू टेराबाइट। बात समझ में आई? इसके बाद संख्या प्रणाली के परिचय पे अगर कोई बात आए तो बहुत आसान है। बाइनरी में क्या होगा? बाइनरी में 0 और 2, सॉरी 0 और 1, केवल ये 2 अंक होंगे। ठीक है। आप आराम से नाम से लगा सकते हो। ओक्टल, ओक्टल सब सुना आपने? ओक्टल का मतलब होता है ओक्टल, 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 8, 8 को बोलते हैं ओक्टल। हेक्सा 6, ओक्टल 8। तो इसमें 8 अंक होते हैं। शुरुआत 0 से होती है, इसलिए अंतिम अंक 7 होता है। ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना, परीक्षा में यही आ सकता है, ओक्टल संख्या प्रणाली में कितने लेटर, इसका आधार 8 होता है, इसका आधार 8 होता है, ये ध्यान रखना। इसी तरह से एक आएगा हेक्साडेसिमल। अब आप देखिए हेक्सा, आपको पता है हेक्सा किसको बोलते हैं? 6 को बोलते हैं। डेसिमल, डेसिमल 10, तो 6 डेसी 10 हो गया ना, 6 जोड़ 10, इसमें 6 जोड़ 10 होता है, यानी इसका आधार 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। इसमें पहले तो 10, अब आपको पता है इंग्लिश हिंदी में शब्द पहले वाले बाद में, बाद वाले पहले होते हैं ना, तो हेक्सा पहले, लेकिन यहाँ बाद में होगा। डेसिमल 10 पहले आ जाएगा। तो पहले तो 10 0 से लेकर 9 तक अंक हो गए, उसके बाद 6 लेटर हो गए, 6 A B C D E F,
तो इसमें 0 से लेकर 9 तक अंक, उसके बाद ABCDEF। तो ध्यान रखना लास्ट वाला सबसे बड़ा अंक F होता है जो 15 के बराबर होता है, क्योंकि 0 से शुरू करेंगे तो 15 तक 16 पूरे हो गए। ओके, बस थोड़ा सा बचा है, आप वो लास्ट वाली मेरी चीज़ देखना, मज़ा आएगा आपको। इसके बाद प्यारे बच्चों और कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको कोई नहीं पूछेंगे। मैं पूरी ओरिजिनल, जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस बार ये जो मुहिम है ना, एक सीट दिलवा देगी आपको, और हम चीज़ों को इसी तरह से पढ़ते जाएंगे। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इस पर कोई बता सकती है? तो बहुत सिंपल है। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के सभी भौतिक एवं मूर्त भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर आदि हार्डवेयर के उदाहरण हैं। इन भागों को हम देख भी सकते हैं और साथ में इन भागों को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, ये ध्यान रखना। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है। इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं। इन निर्देशों को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहते हैं, यही सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को क्रियाशील बनाता है। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, तो ये तो आप सभी जानते हैं। अब सॉफ्टवेयर के प्रकार भी हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो एक सामान्य होता है सबके लिए, पूरा मतलब ओवरऑल एक सिस्टम होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे आप एक अकाउंटेंट हो, तो आपके पास वो टेली वाला सॉफ्टवेयर ऐसा आ गया कि उसमें अकाउंट्स वाली चीज़ें हो जाएंगी। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो किसी विशिष्ट या विशेष या निश्चित कार्य करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, डिजाइनर, एडवोकेट आदि के लिए। एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, कंप्यूटर भाषाएं, कंप्यूटर लैंग्वेज। इसमें तीन ही चीज़ याद रखेंगे। एक तो लोअर लेवल लैंग्वेज LLL, एक MLL मिडिल लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज HLL। तीन ही चीज़ें, बहुत आसान है ये। भाषा क्या है? तीन। पहली क्या है? निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा को मशीन भाषा कहते हैं। और निम्न स्तरीय भाषा और कुछ नहीं है बल्कि 0 और 1 वाली बाइनरी लैंग्वेज को ही कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, इसे बाइनरी या 0, 1 भाषा भी कहते हैं। इस भाषा के द्वारा मशीन से सीधे संपर्क होता है, इसलिए इसको मशीन की भाषा भी कहते हैं। बस इतना याद रखना है निम्न स्तरीय भाषा में, ठीक है। MLL में, मिनिमम लेवल लैंग्वेज में। 2 नंबर पे है असेंबली भाषा। ये ध्यान रखना, असेंबली भाषा या संयोजन भाषा। इसमें क्या होता है? इसमें एक कोड आ जाता है, निमोनिक कोड। निमोनिक जैसे हमने अभी आपको बोला बिन्नी भाई, वो निमोनिक था। तो जब ये संयोजन भाषा, असेंबली भाषा इंट्रोड्यूस हुई कंप्यूटर में, तो एक सरल न्यूमेरिक याद करने का एक तरीका दे दिया गया साहब। इसमें कोडिंग हो गई, कोडिंग। तो याद रखना इसमें एक ही बात, असेंबली भाषा 2 नंबर वाली है, मिडिल वाली, उसमें क्या होता है? निमोनिक कोड होता है, निमोनिक कोड, ये याद रखना बस। और तीसरी उच्च स्तर की भाषा होती है। उच्च स्तर की भाषा में इंग्लिश आती है। क्या आती है? इंग्लिश। यानी असेंबली भाषा की कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया। इसमें कोड के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना। और उच्च स्तरीय भाषा के एग्जाम्पल ये बहुत बार पूछा गया फर्स्ट ग्रेड से लेके सीटेट तक, कि साहब उच्च स्तरीय भाषा में C++, जावा आदि इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये कंप्यूटर की भाषा हो गई, ठीक है। एक शब्द और आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा संसाधक। ये ऐसे प्रोग्राम हैं, यानी सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक भाषा के निर्देश स्वीकार करके अन्य भाषा में उसको बदल देते हैं। और इसमें 3 नाम याद रखने पड़ेंगे आपको सिर्फ, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। इंटरप्रेटर कई बार हम सुनते हैं ना कि संसद में वो कोई तेलुगु में बोल रहा है तो वो कान के लगाए रहते हैं, तो वो अपने आप को कन्वर्ट हो जाती है इंग्लिश में, तो ये इंटरप्रेटर है। तो कंपाइलर बोलो या इंटरप्रेटर बोलो या असेंबलर बोलो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तीनों क्या हैं? ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। फिर एक आखिरी बात, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बात ध्यान रखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या होता है? ऑपरेट करता है कंप्यूटर को, वो हो गया है। पर खास बात इसकी क्या है? यह है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक कड़ी होती है। कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक कड़ी है। MS DOS, विंडोज़, लिनुक्स आदि कुछ प्रचलित OS हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर सुन लें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और हम लोग जो है ना, उनके बीच में एक ब्रिज होता है। साथ में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में भी ब्रिज होता है। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर को नहीं काम में ले सकते। चाहे फाइल मैनेजमेंट की बात करें, मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की बात करें, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे तथा कंप्यूटर के बीच एक माध्यम का काम करता है। इसके अलावा ये हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के मध्य एक सेतु का काम भी करता है। ओके, इसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम, बहुत सिंपल सी बात है, कंप्यूटर का रख रखाव कैसे करते हैं उसको यूटिलिटी प्रोग्राम बोलते हैं। और अब महत्वपूर्ण बिंदु आगे, ठीक है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा रहा। कंप्यूटर अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ गणना करना है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर के प्रमुख उपयोग हैं मौसम संबंधी अनुसंधान, पूर्वानुमान, अंतरिक्ष, संचार। कंप्यूटर की विशेषताएं गति, शुद्धता, सक्षमता, स्मरण शक्ति, व्यापक उपयोगिता, स्वचालन। कंप्यूटर की सीमाएं सोच समझ नहीं सकता, बुद्धि का अभाव है। और कंप्यूटर के मुख्य भाग सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट। फिर सीपीयू जो सिस्टम यूनिट में है, एक कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग होता है। एएलयू याद रखना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दो काम करती है, अंक गणित और तार्किक क्रियाएं करती है साहब, ठीक है। फिर कंप्यूटर के प्रकार, प्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर याद करें, एनालॉग वो था जिसमें संकेत सतत होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी बिजली का मीटर चलता है या स्पीड का मीटर चलता है। डिजिटल कंप्यूटर वो है जिसमें अंक होंगे और हाइब्रिड दोनों का मिक्सअप है। और आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर छोटा, मिनी थोड़ा बड़ा, फिर मेन फ्रेम और फाइनली सुपर कंप्यूटर, उनका 1991 में जो बना था वो वाला, ठीक है। इसके बाद मेमोरी, मेमोरी बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेमोरी में क्या ध्यान रखना है? मेमोरी दो प्रकार की होती है, मुख्य मेमोरी और बाह्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी फिर दो भागों में विभक्त होती है, एक तो अस्थायी मेमोरी जिसको रैम बोला, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी स्थायी मेमोरी जिसको रोम बोला, रीडिंग ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर रोम में हमने प्रोम, इप्रोम, डबल इप्रोम की बात करी। बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है और बिट में 0 और 1 होता है, ठीक है। इसके बाद बाइट आएगा। बाइट 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। सामान्यतः एक कैरेक्टर, अंक या अक्षर को एक बाइट से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हार्डवेयर, भौतिक भाग देख सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देश होते हैं। फिर कंप्यूटर की 5 सीढ़ियाँ मैं आपको बता चुका हूँ, 5 सीढ़ियाँ याद हैं आपको? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम, पहले सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आई, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर आपके वही चिप, माइक्रो चिप, और फिर अभी एआई की बात करते हैं हम, सोचने वाली। कंप्यूटर विकास क्रम 5 सीढ़ियों वाला हो गया। यूजर भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर भाषाएं भी 3 हैं। निम्न स्तरीय भाषा बताई थी आपको अभी, आप लोअर लेवल लैंग्वेज LLL, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें बाइनरी लैंग्वेज है। असेंबली भाषा 2 नंबर वाली, मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसमें न्यूमेरिक कोड होता है। और हाई लेवल तीसरी, इसमें इंग्लिश भाषा होती है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हो गए, सिस्टम और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन स्पेसिफिक काम के लिए होता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न देखिए साहब, कंप्यूटर में ये ऑथेंटिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक के एमसीक्यूज हैं जिनसे बाहर परीक्षा में कोई बात नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में डाटा स्वीकार कर, डाटा को एक्सेप्ट किससे करते हैं? सीपीयू से करते हैं कि सीयू से, कंट्रोल यूनिट से करते हैं कि इनपुट यूनिट से करते हैं कि आउटपुट यूनिट से? तो मेरा हर बच्चा बता देगा, इनपुट यूनिट से हम डाटा स्वीकार करते हैं। इनपुट यूनिट में कीबोर्ड हो सकता है, आपका माइक्रोफोन हो सकता है, आपका माउस हो सकता है। 2 नंबर वाला देखिए, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में निर्देशों के समूह को, हम बोला था आपको, किसी विशिष्ट भाषा में निर्देश हैं, उन निर्देशों के समूह को क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे, सूचनाएं बोलेंगे, डाटा बोलेंगे, या सभी बोलेंगे? तो सही जवाब है प्रोग्राम। निर्देशों को क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। तीसरा, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं और छू सकते हैं क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर? जवाब है हार्डवेयर। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक बाइट में क्या होते हैं? 8 बिट होते हैं, याद रहेगा आपको। बिन्नी बाई, क्या? बिन्नी बाई के मांगे तू, बिन्नी बाई के मांगे तू। तो सबसे पहले बिट, फिर निबल, फिर बाइट, बिन्नी बाई तो बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो जवाब है एनालॉग कंप्यूटर, जो सतत होता है, जिसके संकेत कॉन्टिन्यूस सतत हैं। डिजिटल के डिसकॉन्टिन्यूस असतत हैं। कंप्यूटर की मुख्य इकाइयों के नाम लिखिए तो बता सकते हैं आप, आराम से बता सकते हैं। सीपीयू, सीयू, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
और दोनों प्रकार की मेमोरी, और इधर इनपुट उधर आउटपुट। इनपुट के उदाहरण दीजिए तो दे सकते हैं माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन जिससे भी सूचनाएं अंदर जाएं, स्कैनर। अंकगणित एवं तार्किक इकाई के कार्य लिखिए। अंकगणित का कार्य तो गणनाएं करना, जोड़ बाकी गुणा भाग करना, कैलकुलेशन करना। तार्किक है संख्याओं में तुलना करना और फिर निर्णय लेना। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक ट्रंक मशीन जो भी था। डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर काम करता है? बाइनरी पद्धति पर काम करता है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण परम है। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑपरेटिंग सिस्टम बताई दिए। रैम और रोम क्या है, पूरा नाम लिखिए। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीडिंग ओनली मेमोरी। बात क्लियर हुई? अब बहुत महत्वपूर्ण बात बच्चों सुने, और वो है आपके लिए ये वाला तोहफा। मैं मेरे चैनल पे पूरी बुक की पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप 3 घंटे में इस बुक को पढ़ लोगे। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके बोलना कि आपको बुक की पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए आपके लिए, इतनी मेहनत की है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी बहुत आराम से याद रहेगा आपको। इधर है इनपुट। इनपुट में क्या है? माउस, कीपैड और बाकी तमाम चीज़ें, स्कैनर, माइक्रोफोन। उसके बाद इधर है आउटपुट। आउटपुट में मॉनिटर भी है, प्रिंटर भी है। आउटपुट ये चीज़ें वापस में आएंगी। आउटपुट मतलब कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के बाद हम जो रिजल्ट लेते हैं, तो मॉनिटर स्क्रीन पे हम जो लिखा हुआ देखते हैं ना, वो है। प्रिंटर में कुछ छाप भी सकते हैं हम, छपा हुआ इस मॉनिटर वाले जो लिखा हुआ है उसको पेपर भी ले सकते हैं, हार्ड कॉपी में ले सकते हैं ना। उसके अलावा प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी आउटपुट है। ठीक है ना। तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, ये तमाम आउटपुट है। और कंप्यूटर का ढांचा ऐसा है कि इधर इनपुट सूचना आएगी, फिर ये बीच वाला सिस्टम है, उसमें ऊपर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, फिर उसमें एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, फिर मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो कितना आसान है। नीचे देखो, 3 भाषा मैंने आपको बता दी। सबसे पहली वाली भाषा है लोअर लैंग्वेज, लोअर लेवल लैंग्वेज, मशीन की भाषा है। इसमें बाइनरी है, 0 और 1, 2 ही अंक काम आते हैं, कंप्यूटर इसी को समझता है। फिर 2 नंबर पे असेंबल भाषा आई, मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसमें न्यूमेरिक कोड होता है, कोड होता है। 3 नंबर पे हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश भाषा होती है। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के विकास की पाँच पाँच पीढ़ियाँ। सबसे पहली पीढ़ी 1942 से लेके 1955 तक थी, जिसमें वैक्यूम ट्यूब इंपॉर्टेंट थी। फिर 1955 से 1962 तक थी, 64 तक थी, उसमें ट्रांजिस्टर आ गया था। ठीक है। उसके बाद तीसरा आया 1964 से 1975 तक, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए थे, एकीकृत परिपथ आ गए थे, चिप आ गए थे। ठीक है। फिर 75 से लेकर 89 तक यहाँ पे माइक्रोचिप आ गए थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप आ गए थे। फिर 5वें जो अभी विकसित हो रहे हैं कंप्यूटर, ये एआई है, तर्क समझते हैं, मनुष्य के व्यवहार को समझते हैं। ठीक है। सीपीयू को हम दिमाग बोलते हैं। मेमोरी में बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना, प्राथमिक मेमोरी को आंतरिक मेमोरी कहते हैं, और इसके 2 भाग हैं, एक तो स्थायी मेमोरी, एक अस्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी आरओएम, रीडिंग ओनली मेमोरी है, स्थायी। और रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी। इसी तरह से बाह्य मेमोरी द्वितीयक मेमोरी है। बाह्य मेमोरी की खास बात, बाह्य मेमोरी में ऑप्टिकल और मैग्नेटिक 2 शब्द याद रखना। ऑप्टिकल मतलब आपके वो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, क्या बोला था, मैग्नेटिक चुंबकीय, ऑप्टिक प्रकाशीय। हाँ, प्रकाशीय और चुंबकीय। हार्ड डिस्क ले लो, फ्लोपी ले लो, मैग्नेटिक टेप ले लो, ये एग्जाम्पल हैं बाई ये द्वितीयक मेमोरी के। ठीक है। फिर यहाँ जो आपकी रोम है, रोम के भी 3 प्रकार हैं। पहला पी रोम, पी रोम में पी जुड़ गया, प्रोग्रामेबल रीडिंग ओनली मेमोरी है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक बार प्रोग्राम छाप दिया, बार बार पढ़ते रहो। फिर उसके बाद में ई शब्द और जुड़ गया, ई से इरेजेबल बना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीडिंग ओनली मेमोरी। तो इसमें हम इसको इरेज भी कर सकते हैं। किससे इरेज कर सकते हैं? पैराबैंगनी किरणों से कर सकते हैं, पी लिखा हुआ है आगे। ठीक है। और ये है डबल ई प्रोम, ई प्रोम। तो ई प्रोम में क्या हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीडिंग ओनली मेमोरी तो पहले से था, एक ई और लग गया, वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रिकली हो गया। ठीक है ना। तो इसमें भी विद्युत तरंगों से मिटा सकते हैं, बस इतना फर्क ना ध्यान रखना। ई प्रोम में तो पैराबैंगनी किरणों से मिटाते हैं, और डबल ई वाले में इलेक्ट्रिक, नाम ही आ गया इसका, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीडिंग ओनली मेमोरी। तो इसमें विद्युत तरंगों से मिटाते हैं, और पी रोम में एक बार लिख दिया, उसको बार बार पढ़ते हैं। ठीक है। ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। और 1024 याद रखना, 1024। और ये भी हमने आपको दे दिया तोहफा। बिन्नी बाई क्या मांगे तू, तो पहला बी सबसे छोटी इकाई, बिट, नी 4 बिट निबल, बाई बाइट 8 बिट से, क्या मतलब के मांगे, तो के से किलोबाइट, मांगे में मैं से मेगाबाइट,
गैस से गीगाबाइट, और लास्ट वाला तू टे टेराबाइट। 1024 याद रखना, 8 याद रखना, 8 बिट का एक बाइट, 1024 यहाँ से चालू हो जाएगा क्या मांगे तू। और बाइनरी तीनों लैंग्वेज में आपको बता चुका हूँ। बाइनरी 01 ऑक्टल, ऑक्टल 8 है, 0 से 7 तक अक्षर होते हैं। हेक्सा डेसिमल में दो चीज़ें, हेक्सा का मतलब 6 होता है, डेसिमल का मतलब 10 होता है। तो 10 + 6, 0 से 9 संख्याएं 10 हो गई, और ABCDEF ये हो गए। तो प्यारे बच्चों, गुड नाइट। आगे वाला वीडियो देखना है तो शेयर करें सबको, और मेरे को कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आवाज़ इसमें थोड़ी धीरे थी, आगे वाले में तेज़ कर दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।